अध्याय 1 फ्रॉस्टवेन की बीमारी और छिपी हुई डायरी। रोमेरो का राज्य अपने हलचल भरे महानगरों के लिए बिल्कुल नहीं जाना जाता था, लेकिन ओक हेवन का दूरस्थ गांव उन निम्न मानकों के हिसाब से भी बहुत सुस्त था। 12 साल की रोया गांव के बाजार के कीचड़ भरे रास्तों पर भारी कदमों से चल रही थी। उसका छोटा हाथ उसकी माँ एलारा ने हल्के से पकड़ रखा था। उनके चारों तरफ व्यापारी ताजी शलजम और सस्ते कपड़ों के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन रोया का ध्यान कहीं और था। उसने देखा कि एक हट्टे कट्टे लोहार ने अपनी खिलखिलाती हुई बेटी को अपने कंधों पर उठा लिया और उसे शहद की कैंडी की एक छड़ी दे दी। कितना अच्छा होता ना, रोया ने सोचा। उसकी नजरें चीनी की उस गर्म सुनहरी चमक पर टिकी थीं। एक ऐसा पिता होना जो साथ रहे, एक ऐसा पिता जिसके हाथ तुम्हें थामने के लिए हों, न कि उन जड़ी बूटियों को कुचलने के लिए जिन्हें इस्तेमाल करने की उसकी हैसियत ही न हो। उसे अपने पिता जूलियन की याद आ गई। वो एक ऐसे इंसान थे जिनकी मुस्कान बहुत सौम्य थी और जिनके हाथ हमेशा गहरी स्याही से सने रहते थे। वो शिद्दत से चिकित्सा की पढ़ाई करना चाहते थे, राजधानी जाकर एक सच्चे वैद्य बनना चाहते थे, लेकिन सपनों से रोटी नहीं खरीदी जा सकती और उन सपनों से निश्चित रूप से उस दवा की कीमत नहीं चुकाई जा सकती थी जिसकी उन्हें 5 साल पहले एक अचानक और भयानक बीमारी के दौरान जरूरत थी, जिसने उनकी जान ले ली। जूलियन के निधन के 2 महीने से भी कम समय के बाद एलारा ने दूसरी शादी कर ली। रोया को ये पसंद नहीं आया, लेकिन वो एक बच्ची थी। वो कर भी क्या सकती थी? उसकी माँ ही उसका इकलौता परिवार बची थी। दुर्भाग्य से उसका नया सौतेला पिता गैरेट एक ऐसा आदमी था जिसकी मुख्य खूबियों में जुए में हारना और सस्ती खट्टी शराब जैसी गंध आना शामिल था। कुछ महीने पहले सराय में बुरी तरह हारने के बाद वो अंधे गुस्से में घर आया था और उसने रोया के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया था। एलारा ने बीच बचाव किया और उसे रोका, लेकिन वो चिल्लाई नहीं। उसने उसे बारिश में घर से बाहर नहीं निकाला। वे इतने गरीब थे कि एक टूटा हुआ घर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उस रात बाद में एकदम सन्नाटे में बैठे हुए उसकी माँ ने रोया के चोटिल चेहरे पर धीरे से मरहम लगाया था। आप फिर से वही कर रही हैं माँ, रोया ने अपनी माँ की थकी हुई आंखों में घूरते हुए सोचा था। आप घाव पर मरहम लगा रही हैं, लेकिन उस इंसान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही हैं जिसने ये घाव दिया है। क्या जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो प्यार ऐसा ही दिखता है? बस सन्नाटा। सर्दियां एक कड़वी चुभने वाली हवा के साथ आईं जिसने उनके छोटे से घर के लकड़ी के ढांचों को झकझोर कर रख दिया। रोया धीमी आंच वाली चिमनी के पास फर्श पर बैठी थी, अपने पिता की एक पुरानी धूल भरी मेडिकल किताब में मानव शरीर के जटिल रेखा चित्रों पर उंगलियां फेर रही थीं। धड़ाम! रसोई से एक भारी आवाज गूंजी। रोया ने वो भारी किताब गिरा दी और लकड़ी के फर्श पर दौड़ती हुई गई। माँ! एलारा पत्थर के फर्श पर गिर पड़ी थी। उसकी त्वचा का रंग भयानक और अप्राकृतिक रूप से हल्का नीला पड़ गया था। जब रोया ने उसकी बाह को छुआ तो वो हाँफ उठी और झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी माँ बर्फ जैसी ठंडी हो रही थी, किसी तरह बाहर की कड़ाके की सर्दियों की हवा से भी ज्यादा ठंडी। घबराते हुए रोया ने उसे बाहों के नीचे से पकड़ा और किसी तरह अपनी माँ के भारी शरीर को बिस्तर तक घसीटने में कामयाब रही और उन्हें अपने पास मौजूद हर फटे पुराने कंबल के नीचे ढक दिया। जब गैरेट उस शाम लड़खड़ाते हुए दरवाजे से अंदर आया, जो चमत्कारिक रूप से उस दिन नशे में नहीं था, तो उसने बिना जले हुए चूल्हे की ओर देखा और गहरी झुंझलाहट में अपनी जीभ से चुक चुक की आवाज की। क्या स्टू तैयार नहीं है? वो बड़बड़ाया, रोया को अपनी माँ के माथे पर बेतहाशा गर्म तौलिए दबाते हुए देखकर। अगर तुम सारा दिन सोती रहोगी एलारा, तो खाना कौन बनाएगा? मैंने किसी लाश से शादी नहीं की थी। एक लाश? गर्म तौलिए के चारों ओर रोया के छोटे हाथ कस गए। वो तुम्हारे सामने मर रही है और तुम्हें अपने पेट की पड़ी है। अगर मैं बड़ी होती, अगर मैं ज्यादा ताकतवर होती, तो मैं तुम्हें दिखाती कि लाश असल में कैसी दिखती है। अगली सुबह गैरेट एक पड़ोसी गांव से एक डॉक्टर को खींच लाया। उस घुमक्कड़ वैद्य ने एलारा की बर्फीली कलाई पर 2 उंगलियां रखीं और गंभीरता से अपना सिर हिलाया। ये फ्रॉस्टवेन की बीमारी है, डॉक्टर बुदबुदाया। वो अपना बैग पैक करने और बिस्तर से निकल रही उस खौफनाक ठंड से दूर भागने के लिए बेताब था। इसका कोई इलाज नहीं है। उसके शरीर का तापमान गिरता रहेगा। आखिरकार ठंड उसके दिल तक पहुंच जाएगी। खुद को तैयार कर लो। गैरेट न चिल्लाया, न वह रोया। वो बस बहुत अधिक परेशान दिख रहा था। वो कोने में गया, अपना थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा किया और दरवाजे की ओर चल दिया। रुको! रोया रो पड़ी। अंततः उसके आंसू छलक पड़े जब उसने उसके भारी कोट का किनारा पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। गैरेट ने हिंसक रूप से अपना कोट झटके से छुड़ाया, जिससे रोया पीछे की ओर लड़खड़ा गई। मैं एक मरी हुई औरत और दूसरे आदमी के बच्चे का पेट नहीं पाल सकता। वो गुर्राया और अपने पीछे जोर से दरवाजा बंद कर लिया। रोया ठंडे फर्श पर बैठ गई। घर का वो भारी सन्नाटा उसके कानों में गूंज रहा था।
उसकी आंसुओं से भरी आंखें शेल्फ पर रखे अपने पिता के चारकोल से बने एक छोटे से चित्र पर टिक गईं। उसे एक धूप वाली दोपहर याद आई जब वो उनकी गोद में बैठी थी और वो पढ़ रहे थे, राजधानी में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन हम जैसे आम लोग उनका खर्च नहीं उठा सकते, इसीलिए मुझे सीखना होगा। रोया के दिमाग में कुछ टूट गया। वो डरी हुई बेसहारा 12 साल की लड़की गायब हो गई और उसकी जगह एक फौलादी इच्छा शक्ति की चिंगारी ने ले ली। अगर मैं किसी डॉक्टर का खर्च नहीं उठा सकती, रोया ने सख्ती से अपनी आंखें पोंछते हुए सोचा, जिससे उसके गाल पर धूल सन गई, तो मैं खुद एक डॉक्टर बनूंगी। मैं डैड के साथ जो हुआ वो दोबारा नहीं होने दूंगी। एक हफ्ते बाद रोया अकेली ही उस भीड़ भाड़ वाले बाजार में गई। वो सिलास के सब्जियों के स्टॉल पर रुकी। उसकी आंखें चौड़ी थीं और रोने के कारण उनके किनारे लाल थे। व्यापारी सिलास ने उसे आते देखा और उसे घबराहट होने लगी। बहुत बढ़िया, जूलियन की लड़की आ रही है, सिलास ने सोचा। उसकी नजरें आसपास खड़े अन्य गांव वालों पर तेजी से दौड़ीं। अगर मैंने इसे कुछ नहीं दिया तो ये बूढ़ी औरतें महीने भर मेरे बारे में चुगली करेंगी, लेकिन अगर मैंने इसे बहुत ज्यादा दे दिया तो मैं अपना ही रात का खाना किसी ब्लैक होल में फेंक रहा हूं। कृपया मास्टर सिलास, रोया ने कहा। उसकी आवाज धीमी और कांप रही थी। मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे कुछ पत्ता गोभी और गाजर चाहिए। हाँ, सिलास ने जोर से आह भरी एक नाटकीय दिखावा करते हुए। उसने अपनी गाड़ी के पिछले हिस्से में हाथ डाला और 3 मुरझाई हुई गाजरें और एक बुरी तरह से दागदार पत्ता गोभी उसके बैग में डाल दी। ये लो, रख लो, आज ये मेरी तरफ से मुफ्त है, छोटी बच्ची। सिलास कोई राक्षस नहीं है, समझे? मुझे देखो, सिलास ने गर्व से सोचा, अपनी छाती चौड़ी करते हुए। गरीबों की मदद करने के लिए मैं वस्तुतः एक स्थानीय नायक हूं। रोया ने झुककर आभार व्यक्त किया। मैं इस पत्ता गोभी के नीचे की सड़न देख सकती हूं, सिलास, रोया ने अपने जूतों के नीचे की मिट्टी को घूरते हुए सोचा। तुम कोई संत नहीं हो, तुम बस अपना कचरा साफ कर रहे हो और एक तांबे के सिक्के की कीमत पर अच्छे इंसान की प्रतिष्ठा खरीद रहे हो। एक दिन मुझे तुम जैसे लोगों के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। 2 साल बाद, सिलास, मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें लगता है कि ये एक पत्ता गोभी है। 14 साल की रोया बिल्कुल उसी स्टॉल के सामने खड़ी थी। वो अब लंबी हो गई थी। उसके बचपन का वो संकोच अब एक खौफनाक और हिसाब लगाने वाली शांति के मुखौटे में बदल गया था। ये एक अच्छी पत्ता गोभी है, रोया, सिलास हकलाया, अपनी लकड़ी की गाड़ी के किनारे को कसकर पकड़ते हुए। धत तेरे की, मुझे पसीना क्यों आ रहा है? सिलास ने घबराहट में अपना माथा पोंछते हुए सोचा। वो सिर्फ 14 साल की है, लेकिन वे आंखें, ऐसा लगता है जैसे वो सीधे मेरी छाती के आर पार देख रही है और ये तय कर रही है कि क्या मेरे दिल की कीमत एक शलजम के बराबर है। इन सब के लिए 3 तांबे के सिक्के, सिलास, रोया ने सहजता से कहा, थोड़ा आगे की ओर झुकते हुए, वरना मैं वहां जाकर बेकर को बता दूंगी कि तुम फिर से अपनी प्रीमियम आटे की बोरियों में लकड़ी का बुरादा मिला रहे हो। सिलास सिहर उठा। ठीक है, ले जाओ इसे। रोया ने बहुत ही उज्ज्वल मुस्कान दी, जैसे पूर्ण मासूमियत की मूरत हो। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, सिलास अंकल। जब वो ताज़ी और पूरी तरह पकी हुई सब्जियों का एक भारी बैग लेकर वहां से गई तो आसपास के दुकानदारों ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। वो अब रोने वाली बच्ची नहीं थी जिस पर तरस खाया जाए। उसकी बेतहाशा मोलभाव करने की आदत और हर एक तांबे के सिक्के को बचाने पर उसके निरंतर ध्यान ने उसे गांव में एक नई प्रतिष्ठा दिला दी थी। वे उसे चुपके से छोटी कंजूस कहकर बुलाते थे। वो चांदी के चंद सिक्कों के लिए मैडम क्लारा की दर्जी की दुकान पर पार्ट टाइम काम करती थी और उसके कमाए गए हर एक सिक्के को उसके अधिकतम मूल्य तक निचोड़ा जाता था। जैसे ही उसने अपने बैग की पट्टियों को ठीक किया, उसकी नज़र उस पर पड़ी। फिन, बेकर का बेटा। वो अब 16 साल का था, लापरवाही से एक लकड़ी के खंभे का सहारा लिए खड़ा था और कूल दिखने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। वो कितनी तेज है, फिन ने सोचा। उसे चलते हुए देखकर उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, चांदी के बने चाकू की तरह। मैं चाहता हूं कि वो ध्यान दे कि मैं इस गर्मियों में 1 इंच लंबा हो गया हूं। काश मैं उसे बस एक बार मेरे लिए मुस्कुराने पर मजबूर कर पाता। रोया ने उसे घूरते हुए पकड़ लिया और उसे एक छोटी, बिल्कुल विनम्र सहमति दी। वह अभी भी वहीं खड़ा है, उसने विश्लेषण किया। उसकी आंतरिक आवाज ठंडी और यांत्रिक थी। फिन, बेकर का बेटा। उसकी पहुंच ताजे ब्रेड तक है। अगर सर्दियां और बदतर हो गईं तो अतिरिक्त कैलोरी का एक संभावित स्रोत। मुझे उसके साथ थोड़ा और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। विशुद्ध रूप से अनाज की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए वो बाजार से जल्दी जल्दी निकल गई और जैसे ही उसके पीछे उसके घर का दरवाजा बंद हुआ, उसकी वो झूठी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। घर अप्राकृतिक रूप से ठंडा था। गर्मियों के बीचों बीच होने के बावजूद हवा में एक भारी ठंडक लटकी हुई थी। माँ, मैं घर आ गई,
रोया ने धीरे से पुकारा। वापस स्वागत है रोया, इलारा फुसफुसाई। वो भारी रजाइयों के पहाड़ के नीचे दबी हुई थी। उसकी त्वचा लगभग पारदर्शी हो चुकी थी और उस जमी हुई ठंड वाले कमरे में उसकी सांसें दिखाई दे रही थीं। आज मुझे हमारे लिए कुछ बहुत अच्छी सब्जियां मिली हैं। सिलास ने तो एक तरह से उन्हें मुफ्त में ही दे दिया। रोया ने अपनी मां की खातिर अपना वो हंसमुख मुखौटा वापस पहनते हुए सफाई से झूठ बोला। वो अपने क्लिनिक वाले कोने में चली गई। उसके पिता की चिकित्सा संबंधी किताबों के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे थे, जिनके पन्ने पूरी तरह से उसके अपने हताश और बेतहाशा नोट से ढके हुए थे। 2 भीषण सालों तक वह केवल अपनी जिद और अडिगता के बल पर अपनी मां को जीवित रखने में कामयाब रही थी, उस जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए प्रयोगात्मक हर्बल काढ़ों और गर्म पट्टियों का उपयोग करके। लेकिन रोया मूर्ख नहीं थी। वह लक्षणों को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ सकती थी। तापमान में गिरावट तेज हो रही थी। जड़ी बूटियां अपना असर खो रही थीं। उसकी मां के पास ज्यादा से ज्यादा 3 महीने बचे थे। उस शाम अपनी मां को गर्म सूप पिलाने के बाद रोया अंधेरे में फर्श पर बैठ गई। उसने बिस्तर के नीचे से अपने पिता का भारी बक्सा बाहर खींचा और हिंसक रूप से पुराने ट्यूनिक्स और जंग लगे औजारों को एक तरफ फेंक दिया। कम ऑन डैड, मुझे बताइए कैसे? वो जोर से फुसफुसाई। हताशा के आंसू उसकी आंखों में चुभ रहे थे। कुछ तो होना चाहिए। धम। उसका हाथ बक्से के निचले हिस्से में लकड़ी के एक ढीले टुकड़े से टकराया। वो रुकी। उसने किनारे पर अपनी उंगलियां फेरी और ताकत लगाकर उस खोखले पैनल को ऊपर खींच लिया। लकड़ी के नीचे एक छोटी घिसी हुई चमड़े की डायरी छिपी थी। ये देखने में बहुत पुरानी लग रही थी। आपने क्या छिपाया था डैड? रोया ने सोचा। कवर से धूल झाड़ते ही उसकी नसें फड़कने लगीं। यह चाहे जो भी हो, चाहे जो कुछ भी करना पड़े, मेरी निगरानी में मां नहीं मरेगी। उसने पहला पन्ना खोला। लेखक रिडा की तरफ से। उम्मीद है आपको पहला अध्याय पसंद आया होगा। अगले अध्याय के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी।